हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 2024 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई 5 सॉल्यूशंस A B C D and E when tested with pH paper, so pH as 4 1 13 7 and 10 respectively, which solution is A B C D। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, उसमें नाम दिए हुए हैं आपको। ए दिया हुआ है आपको 4, बी आपको दिया हुआ है 1, सी आपको दिया हुआ है 13 एंड डी आपको दिया हुआ है 7 एंड ई आपको दिया हुआ है 10। उसमें बताना कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन होगा, वीकली एसिडिक कौन होगा, न्यूट्रल कौन होगा और वीकली एल्कलाइन कौन होगा, एंड अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। पहली बात तो ये पीएच सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो हम 0 to 14 पीएच स्केल देखते हैं, जिस ठीक है स्केल देखेंगे जिसमें 0 to 7 का जो स्केल रहता है हमारा वो रहता है एसिडिक। अगर कोई भी आपका ऐसा कंपोनेंट है या सब्सटेंस है जो 0 to 7 के बीच में आ रहा है तो वो है एसिडिक। उसके बाद 7 to 14 जो आता है उसको हम बोलते हैं 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, जिसका 7 नंबर है वो न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर जो चीजें आएंगी 7 to 14 वो आपका रहेगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो 0 to 7 जितने वो एसिड्स का पीएच वैल्यू रहती है और 7 से 14 रहती है सारे बेस की पीएच वैल्यू। अब नंबर देख लेते हैं। ए आपका 4 है, 4 मीन वो क्या है, 4 आपका रहेगा, फोर्थ वाला आपका रहेगा एसिडिक। अब कैसा एसिड, 0 to 7 कह रहा है तो 7 0 से 4 और 4 से 7 तो इट्स मीन तो आपका मान आप 0 से 30 0 to 3 या 0 to 2 जितने भी आपके एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं, लेकिन अगर वो जैसे जैसे 7 के पास आते रहेंगे वैसे वैसे वो वीक एसिड्स में आते रहेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं वीकली एसिडिक। 4 आपका क्या हो गया, 4 आपका है वीकली एसिडिक। उसके बाद बी आपका है 1, 1 क्या रहेगा, हमने कहा 0 to 7 एसिडिक है तो 0 के बाद डायरेक्ट 1 ही आएगा, तो 1 आपका रहेगा, 1 आपका रहेगा बी वाला ऑप्शन आपका रहेगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी। उसके बाद पूछ रहा है सी, सी आपका 13 है, 13 इट्स मीन वो बेसिक है, और जो 14 के पास होगा 7 to 14 हमने कहा 7 से जैसे ऊपर जाते रहेंगे हम वैसे वैसे बेस का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग होते रहता है। तो बेस 13 है तो वो क्या होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक, या आप एल्केलाइन बोल सकते हो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, तो सी आपका रहेगा स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन 13। ठीक है, उसके बाद डी की बात करते हैं हम। डी है हमारा 7, इट इज न्यूट्रल, जैसे मैंने कहा जो 7 पे आएगा वो हमारा आएगा न्यूट्रल, तो डी आपका रहेगा न्यूट्रल। ठीक है, वीकली एल्कलाइन। अब वीकली एल्कलाइन क्या होगा, 10 जो आपका ई है 10 वो क्या रहेगा आपका वीकली एल्कलाइन रहेगा, वो आपका वीकली एल्कलाइन रहेगा। तो ये तो हो गया आपका, ए आपका हो गया वीकली एसिडिक, बी आपका होगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, सी आपका हो गया स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, डी आपका होगा न्यूट्रल, ई आपका होगा वीकली एसिडिक, सॉरी वीकली बेसिक। उसके बाद बोला अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन का हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन कौन देते हैं, वो देता है हमें एसिड्स, हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो हमें H पॉजिटिव आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले आपका आएगा 13, फिर आपका आएगा 10, फिर आपका आएगा 7, फिर आपका आएगा 4 एंड लास्ट आएगा आपका 1। ठीक है, H पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंग। ये तो आपको हो गया पहला। सेकंड पूछ रहा है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट गिविंग द नेम ऑफ द पेरेंट एसिडिक एंड पेरेंट बेस यूज्ड टू इन्फॉर्म द सॉल्ट इन ईच केसेस। हमें एक एसिडिक सॉल्ट बनाना है और एक बेसिक सॉल्ट बनाना है, उसके बाद हम उनके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का नाम देंगे। अब देखो एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करा रहे, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लो और कोई वीक बेस लो उसकी रिएक्शन करवा दो, तो वहां पे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट बन गया। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं तो HCl, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl ले लिया। वीक बेस ले लेते हैं NH3, तो ये आपका बन जाता है NH4Cl, इट इज अ एसिडिक
अमोनियम क्लोराइड जो आपका वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। पेरेंट एसिड आपका हो गया HCl और पेरेंट बेस आपका हो गया NH3। ठीक है, अगला देखते हैं बेसिक सॉल्ट हमें बनाना। तो बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते कोई NaOH और बेस वीक एसिड ले लो H2CO3। तो आपको क्या बन जाता है, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। ये एक बेसिक सॉल्ट है और ये एक बेसिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें पेरेंट बेस आपका NaOH हो गया और पेरेंट एसिड आपका H2CO3 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। What are spores? On which structure are they formed? How do they overcome unfavorable conditions? Name the organism which multiplies with the help of these structures. ठीक है, give two reasons why some plants are grown by the method of vegetative propagation. List two method used to grow plants vegetatively. तो पहले पूछ रहा है व्हाट आर स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, ये एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाला एक स्पोर। ये जो स्पोर्स हैं आपके, रिप्रोडक्टिव आप एक पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, कौन से रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं स्पोर्स। ठीक है, टेक्स पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगला पूछ रहा है ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे आर फॉर्मिंग स्पोरेंजिया। उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसमें एक फॉर्म होते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पोरेंजिया। हाउ डू दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस? नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अभी अनफेवरेबल कंडीशंस में हाउ डू दे ओवरकम, कैसे ओवरकम करते हैं? तो जो आपके स्पोर है ये एक थिक वॉल से सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, एक थिक वॉल से सराउंडेड रहते हैं। किससे? एक थिक वॉल से सराउंडेड रहेंगे, जो प्रोटेक्ट करता है। जो ये वॉल है ना, ये इनको प्रोटेक्ट करती है, अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये थिक वॉल, जिससे ये सराउंडेड रहते हैं। तो आप पूछा नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म नेम आपको बताना है। तो आप इसमें बोल सकते हैं, आप एक फंजाई ले लीजिए, राइजोपस। राइजोपस हो गया, ये फंजाई। इसके साथ ही कुछ सम बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया का नाम भी इसमें ले सकते हैं। मेनली आप राइजोपस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड सम राइजोपस। ऑर्गेनिज्म के नेम पूछा था, तो राइजोपस। ठीक है, जो फंजाई है, उसके बाद सम बैक्टीरिया। ओके, अगला पूछ रहा है गिव टू रीजंस व्हाई सम प्लांट्स आर ग्रोन बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लिस्ट टू मेथड यूज्ड टू ग्रो प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये होता है, ऐसी मेथड है जिसमें प्लांट के रूट, स्टेम, इन पार्ट से न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है, नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो किया जाता है। उसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, प्लांट के रूट और उसके स्टेम से नए प्लांट का जो ग्रो अप है, उसी को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जिस हिसाब जो आपके पेरेंट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जो भी कैरेक्टर होंगे बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे नेक्स्ट जनरेशन पे पेरेंट्स के। साथ ही साथ जो भी सीड के थ्रू हम जो प्रोडक्शन करते हैं, वो इससे जो प्रोडक्शन होता है वो अर्ली हो जाता है देन
सीड प्रोटेक्शन दी। सीड के थ्रू जो प्रोटेक्शन होता है उससे ज्यादा ये अर्लियर हो जाता है कि फ्लावर जो फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। उसके बाद पूरा लिस्ट टू मेथड यूज टू ग्रो प्लांट वेजिटेटिवली, कोई 2 मेथड बतानी है। पहले आप सबसे इजी मेथड ले सकते हैं कटिंग। कटिंग क्या होता है? ठीक है, कटिंग का आप बोल सकते हैं कि रोज, फॉर एग्जाम्पल रोज, प्लांट के एक पार्ट को कट करके उसको सॉइल में लगा देना, मिट्टी में हम उगा लेते हैं उसको। जैसे रोज के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट का एक पार्ट कट कर लेते हैं, उसको हम लगा देते हैं मिट्टी पे, तो वो आपका कटिंग का एग्जाम्पल है। रोज आपको होगा, शुगर केन हो गया, गन्ना, गन्ना भी ऐसे ही लगाया जाता है। तो एक मेथड आपकी ये होगी। सेकेंड मेथड आपकी हो जाती है बर्डिंग, बर्ड। आलू का है, जैसे आलू का जो बर्ड है, बर्ड ऑफ पोटैटो, आलू के जिस पार्ट से बर्ड लगे निकले हुए होते हैं, हम जब घर में देखते हैं तो बर्ड्स निकले रहते हैं, उसी पार्ट को कट करके हम क्या कर देते हैं, सॉइल में लगा देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो उससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। थर्ड आपका इसमें आप बोल सकते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर थोड़ा अलग एडवांस मेथड है। टिश्यू कल्चर में हम ये करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल तरीके से लैब में रख के आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स को ग्रो अप किया जाता है। इस ये जो बाकी तो ये नेचुरल प्रोसेस है, कटिंग एंड बर्ड ऑफ पोटैटो, बट टिश्यू कल्चर में होता है आर्टिफिशियल तरीके से नए प्लांट को उगाया जाता है लैब वगैरह में रख के। ठीक है, तो ये 3 आपकी मेथड्स हो गई, कटिंग, बर्ड ऑफ पोटैटो और टिश्यू कल्चर। ये आप लिख सकते हैं। अगले अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Draw a ray diagram to show the path of refracted ray in each of the following case. A ray of light incident on a concave lens. हमें 2 स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं रे डायग्राम दिखाने के लिए। ठीक है, पहला पूछ रहा है कॉन्केव लेंस का पूछ रहा है। ठीक है, कॉन्केव लेंस का पूछ रहा है, लेंस का हमें बताना, कॉन्केव लेंस का याद रखिएगा। तो पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, उसके प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। तो पहली बात तो देख लीजिए डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है हमारा कॉन्केव लेंस का, जो बीच से अंदर को धसा हुआ होगा और किनारे से क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, ये आपका एक आ गया। यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब वो बोलिए ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा, वो क्या है, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल जाएगी तो कुछ ऐसे जाएगा, पैरेलल यहाँ से क्या हो जाएगा, पाथ कुछ ऐसे इधर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, फोकस पे, ये आपका आ जाएगा फोकस F1। जो जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये कंडीशन शो होगी। ठीक है, आपकी ये कंडीशन शो हो जाएगी उस टाइम पे, पहला वाला। सेकंड आपका पूछा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस प्रिंसिपल एक्सिस, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स होगा। तो इस केस में आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, F2 F1। ठीक है, ये F1 है, यहाँ पे F2 हो गया। पहले कंडीशन में F1 पे मिल रही है, सेकंड कंडीशन में F2 पे मिल रही है। टारगेट टुवर्ड्स इस प्रिंसिपल, टुवर्ड्स चल रही है प्रिंसिपल, और पहले वाले में पैरेलल थी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे। उसका बोल रहा अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। हमें फोकल लेंथ दी हुई है, हमें ऑब्जेक्ट दिया, हम इट्स मीन हमें v दिया है, हमें u दिया है, हमें v निकालना है। ठीक है, तो लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये दोनों ही माइनस हो जाएगी क्योंकि हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही जो आपकी लेंथ है, सारी लेंथ है उनकी माइनस में रहती है कॉन्केव लेंस की।
तो आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले 1/f 1/v, ठीक है। पहले आपका आएगा प्लस, यार क्या कर दिया मैंने, प्लस, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 1/, हमें 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस, सॉरी 1/f प्लस 1/u, ये हो जाएगा, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू, अब इसको 1/v इज इक्वल टू, इसको वैल्यू पुट कर लीजिए 1/f की, f क्या है आपकी फोकल लेंथ है 24, तो उसको -24 लिखेंगे प्लस -16, तो माइनस माइनस, तो आपका आ जाएगा ये 1/24 माइनस 1/16, एलसीएम लेंगे 48, 2 माइनस 3, 1/48, ये आंसर आएगा -1/14 1/v का। रेसिप्रोकल कर देंगे तो v, तो ये आ जाएगा आपका -48 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आएगा -48 सेंटीमीटर, ये तो आपका आ गया है v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। हमें साइज बताना है, पोजीशन हमारी निकल गई है, हमें साइज बताना है। साइज बताने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका ठीक है, -48 अपॉन -16, और आपको इसमें हाइट दी हुई है, आप यदि टॉल का है हाइट तो h आप मान लो 4, तो इसको इंटू 4 कर दो, ट्वेल्व सेंटीमीटर। तो साइज आपका आ गया 12, v आपका है -48, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन है -48 एंड इमेज का साइज है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और हमारी अगली क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होने वाली है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।